जैसे हमने क्या पढ़ा था, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था गॉस का प्रमेय, है ना? गॉस का प्रमेय पढ़ा था और उसके नियम पढ़े थे। ठीक इसी प्रकार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है? जो गॉस प्रमेय के सिमिलर कुछ होता है, ठीक है? अच्छा, एक तो यहाँ से एम्पियर का परिपथीय नियम इम्पोर्टेंट है और इसके हम कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, कुछ धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे या उसकी गणना करेंगे, ठीक है? तो इस नियमानुसार निर्वात में निर्वात में किसी बंद वक्र का, ठीक है? निर्वात में किसी बंद वक्र का बंद वक्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है? रेखीय समाकलन बंद वक्र के चारों ओर का, ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट। बंद वक्र के बंद वक्र के चारों ओर का, चारों ओर का रेखीय समाकलन, चारों ओर का रेखीय समाकलन कितने के बराबर होता है? उससे घिरी हुई उससे घिरी हुई कुल धारा का, कुल धारा का एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि किसी निर्वात में किसी भी बंद वक्र के चारों ओर, है ना, चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र का, चारों ओर के, सॉरी यहाँ पे एक लाइन में भूल गया हूँ, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र का, इसका भाई चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का, एक मिनट ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको यहाँ पे ऐड कर लेना, मेरे से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उससे घिरी हुई कुल धारा आई का एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है? गणितीय रूप में अगर इसको हम लिखते हैं तो गणितीय रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये देखो, गणितीय सूत्र के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा किसके, म्यू नॉट गुना हो जाएगा किसके, आई के। ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, गणितीय रूप है, वो इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों लिया है, क्योंकि बंद वक्र है और बंद वक्र के लिए हम क्या लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन लेते हैं। अब इस नियम की क्या करेंगे, हम व्युत्पत्ति करेंगे, क्या करेंगे, व्युत्पत्ति। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि असीमित धारा लव देखो, सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं, उधर से देखो डायग्राम कैसे है, ये इस प्रकार से क्या लेंगे, हम डायग्राम लेंगे, ये वाई, ये एक्स, डायग्राम एक बार आप उसमें देख सकते हो, बुक में देख लेना। हम्म,
ये यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ही है, और यहीं पे एक डीएल वेक्टर की भी क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे। जो धारा की दिशा है वो ये है। अगर धारा की दिशा ये है तो डीएल वेक्टर की दिशा भी क्या होगी, यही होगी। और बी वेक्टर की दिशा भी क्या होगी, यही होगी, है ना। और यही क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर की भी क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है। तो यहां से देखो क्या कर रहे हैं, असीमित लंबाई के, असीमित लंबाई के, ठीक है, सीधे चालक, सीधे चालक एक्स वाई की कल्पना करें, सीधे चालक एक्स वाई की कल्पना करें, कल्पना करें, जिसमें धारा आई, जिसमें धारा आई एक्स से वाई की ओर, एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तब इस चालक से, इस चालक से आर दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इसको मान लेते हैं हम आर, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉल अपॉन, सॉरी, म्यू नॉल अपॉन 2 पाई आर, और ये हो जाएगा आई। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो याद करो मैंने आप लोग को उस दिन पढ़ाया था, ये कहाँ से आया है, जब हम शुरू के दिन क्या पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे, आर दूरी पर स्थित, कहाँ चला गया, अच्छा बायोसेवर्ट की टीम, अच्छा हमने अभी वो पढ़ा नहीं है ना, वो वाला व्यंजक अभी पढ़ा नहीं है, बस याद रख लेना कहाँ से आता है 2 पाई आर। जब हम असीमित लंबाई का चालक लेते हैं, कल जो हमने चालक लिया था वो क्या था, सीमित लंबाई का था, ठीक है। हमने कल जो चालक लिया था वो क्या था, सीमित लंबाई का था। अगर हम असीमित लंबाई का चालक लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला निकलता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। अभी इसका व्यंजक हमने किया नहीं है, इसका व्यंजक हम करेंगे। ठीक है। बिंदु बी, बिंदु पी के क्षेत्र रेखा पर, बिंदु पी के क्षेत्र रेखा पर एक धारा अवयव, एक धारा अवयव डीएल की कल्पना करें, डीएल वेक्टर की कल्पना करें, डीएल वेक्टर की कल्पना करें, तब बी वेक्टर व डीएल वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। अच्छा ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा डायग्राम में देख लो। मैंने आप लोग को पढ़ाया था किसका नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से क्या हो जाएगा, देखो ये वाली क्या है, ये धारा ऊपर जा रही है तो ये धारा की दिशा है। तो ये वाली, ये किसको दिशा आएगा, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दिशा हो जाएगा। और इसके लंबवत क्या हो जाएगा भाई, इसके लंबवत हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे लंबवत निकलेगा ऊपर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ में आ गया। मैंने आप लोग को पढ़ाया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, याद है। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 में क्या होता है, जब हम हथेली को कुछ इस प्रकार से फैलाते हैं, है ना, क्या करते थे, जैसे मान लो हमारे पास होता था क्या, ये ऐसे हमारे पास मान लीजिए, ये हमारे पास ऐसा है, तो ये ऐसे अंगूठा हो गया मान लो, तो अंगूठा किसको दर्शाएगा, आई के डायरेक्शन को, उंगली किसको दर्शाएगा, जिस बिंदु पर निकालना है, मतलब बिंदु पी के डायरेक्शन को। तो इसके लंबवत, इसके लंबवत क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है। ऐसे मैंने आपको दाएं हाथ की हथेली के नियम में पढ़ाया था। तो देखो वही तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो धारा ऐसे जा रहा है, तो ये धारा की दिशा हुआ।
ये जो इधर जो गया है वो किसकी दिशा हो गया, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दिशा है। तो इसके लंबवत ऊपर की ओर क्या होगा, आपका बी वेक्टर की दिशा होगा। और यहाँ पे देखो, यहीं पे हमने क्या लिया है, एक डीएल वेक्टर लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, डीएल वेक्टर लिया है। और डीएल वेक्टर की दिशा हमेशा क्या होती है, तो धारा की दिशा होती है। देखो धारा ऐसे जा रहा है, तो धारा की दिशा भी यही होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा अवयव दोनों की दिशा क्या होगा, सेम होगा। और इसी वजह से इसके बीच एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है। अतः आर त्रिज्या के अतः आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, देखो बी वेक्टर का रेखीय समाकलन हम करेंगे, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, किसमें टूटेगा, ये बी डीएल कॉस थीटा होगा ये। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। और कॉस की वैल्यू कितना रखना है हमको, 0 रखना है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, एक मिनट ना, पहले अभी बी का मान नहीं रखते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इंटू ये हो जाएगा 2 पाई आर। कैसे 2 पाई आर होगा, मैंने उस दिन भी बताया था। जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी आर है, ये क्या होता है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। क्योंकि भाई जब आप डीएल चल रहे हो और इसका समाकलन कर रहे हो, समाकलन का मतलब क्या होता है, योग करना। ऐसे डीएल डीएल पूरा पूरा इसके वृत्त में चलोगे, मतलब कहाँ चलोगे, पूरा इसके वृत्त की परिधि में चलोगे। तो ये जो डीएल है वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। इसको मान लेना समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 ऐसे लिखते थे, समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, अगर बी का मान रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर। और ये हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आया था, म्यू नॉल आई और अपॉन 2 पाई आर, और इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर और म्यू नॉल आई। ठीक है। समझ में आया, छोटा सा है ये, 3 नंबर में पूछा जाता है। समझ में आया। तुम लोग को मीनाक्षी, हम्म